हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 18 मार्च का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। कल न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं आएगा बिकॉज देयर विल बी नो एडिशन ऑफ द पेपर ऑन सैटरडे मार्च 19, 2022। तो ये बात यहाँ पर मेंशन है। अब हम आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इंडियन जज एट आईसीजे वोट्स टू सीक एंड ऑफ रशिया वॉर ऑन यूक्रेन। लेकिन जो आईसीजे में जजेस होते हैं वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वोट करते हैं, वो यहाँ पर इंडिया का स्टैंड नहीं दर्शाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर वोटिंग हुई कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस रशिया कर रहा है यूक्रेन में वो उसको इमीडिएटली सस्पेंड कर दे। तो एट द आईसीजे while 13 judges including जस्टिस भंडारी asked रशिया टू इमीडिएटली सस्पेंड इट्स मिलिट्री ऑपरेशंस, लेकिन यहाँ पर जो रशिया और चाइना के जजेस थे उन्होंने इस प्रपोजल के अगेंस्ट वोट किया है। तो दे हैव वोटेड अगेंस्ट द डिसीजन। अब यहाँ पर आईसीजे में बेसिकली 15 जजेस होते हैं। 13:2 की वोटिंग हुई। 13 कंट्रीज़ का ये कहना था जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस यहाँ पर रशिया कर रहा है उसको यहाँ पर इमीडिएटली सस्पेंड कर दे। जो रूलिंग्स होती हैं आईसीजे के वो बाइंडिंग होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्फोर्स करने का कोई प्रोविज़न नहीं है कि यहाँ पर रूलिंग्स तो बाइंडिंग है लेकिन इन्फोर्स करने का यहाँ पर कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। तो अगर कंट्रीज़ इन रूलिंग्स को नहीं मानता है तो उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो द रूलिंग्स ऑफ द आईसीजे आर बाइंडिंग, बट देयर हैव बीन केसेस वेयर कंट्रीज हैव इग्नोर्ड देम सिंस आईसीजे हैज़ नो डायरेक्ट मीन्स ऑफ इन्फोर्सिंग इट्स ऑर्डर। यूएन कोर्ट में बेसिकली ये जो यूएन कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें 15 जजेस होते हैं। आगे हम चलते हैं। बाकी यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया एक्सटेंड्स $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू लंका। तो इंडिया ऑन थर्सडे एक्सटेंडेड $1 बिलियन क्रेडिट फैसिलिटी टू श्रीलंका, जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस से अभी यहाँ पर फेस कर रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है श्रीलंका में, तो यहाँ पर इंडिया हेल्प कर रहा है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा कम हो गया श्रीलंका के पास। अब तक जो दिल्ली है वो $2.4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर श्रीलंका को दे चुका है। अब हमें क्या मिल रहा है श्रीलंका से? तो बेसिकली बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। त्रिनकोमली ऑयल टैंक फार्म डेवलप होने वाला, ये आपको पता है। इसके अलावा कल मैंने आपको एक एयरपोर्ट बताया था जो कि जॉइंटली डेवलप करेंगे इंडिया और श्रीलंका, तो पलाली एयरपोर्ट। इसके अलावा एक हार्बर भी डेवलप किया जाएगा जाफना पेनिनसुला में जो कि है कनकेसनथोराई। सोलर प्लांट सेटअप किया जाएगा सामपुर इन द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ त्रिनकोमली, जो कि एनटीपीसी यहाँ पर सेटअप करेगा। तो इंडियाज एनटीपीसी लास्ट वीक साइंड एन एग्रीमेंट फॉर सेटिंग अप अ सोलर प्लांट इन सामपुर इन द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ द त्रिनकोमली। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने साइंड अप किया है फॉर अनदर विंड सोलर प्रोजेक्ट इन द मन्नार एंड पोनेरन एरियाज ऑफ नदर्न श्रीलंका। बाकी आपको त्रिनकोमली ऑयल टैंक फार्म पता है, आपको एयरपोर्ट पता है, आपको यहाँ पर हार्बर पता है। आगे हम चलते हैं। फिल्म इंडस्ट्री मस्ट ऑल्सो इम्प्लीमेंट पॉश एक्ट। अब केरला हाईकोर्ट ने ये यहाँ पर रूलिंग दी है। तो बेसिकली यहाँ पर जो फिल्म इंडस्ट्री है वो पॉश एक्ट को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी। तो द हाई कोर्ट डायरेक्शन केम ऑन पिटीशन सेइंग द फिल्म इंडस्ट्री कांट बी बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द पॉश एक्ट। तो यहाँ पर जो पॉश एक्ट है उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल एक्ट ऑफ 2013, जो फिल्म इंडस्ट्री उसके परव्यू के बाहर है तो उसको यहाँ पर ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा तो बेसिकली जो विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है ये उसका वॉयलेशन है। तो केरला हाई कोर्ट थर्सडे आस्क्ड ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएटेड विद द फिल्म इंडस्ट्री to take steps to constitute a joint committee to deal with cases of sexual harassment of women in line with the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act of 2013। अब यहाँ पर कौन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं बना सकता? तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कोई भी ऐसे रिलेशंस नहीं है तो वहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाना मैंडेटरी नहीं है। तो द बेंच हाउएवर सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज विच आर नॉट हैविंग एनी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन विद इट्स मेंबर्स एंड विच आर नॉट कैरिंग विद एनी प्राइवेट एंटरप्राइज अंडरटेकिंग एटसेट्रा, तो यहाँ पर उनको इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाना मैंडेटरी नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। यहाँ पर फर्स्ट पेज पर जो भी न्यूज़ थी हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पर बस यही बताया गया है जो मायोस्ट एरिया है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रोड कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। तो लैक ऑफ रोड कनेक्टिविटी रिमेन्स अ सीरियस चैलेंज फॉर सिक्योरिटी फोर्सेज हु आर मूविंग डीपर इनटू मायोस्ट डोमिनेटेड एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ टू सेटअप न्यू कैंप्स एवरी ईयर। तो इसके लिए आपको एक बार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो टॉपिक है वंस एंड फॉर ऑल आप उसके बारे में पढ़ के क्लियर कर लो। बार बार आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे इशूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। थर्ड पेज पर ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो एमसीडी का यूनिफिकेशन प्लान है इससे पहले हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, हम फिर से इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे ओपनिंग अ विंडो। तो कल मैंने आपको बताया था
ये जो चाइना है, इसका ये कहना है कि बायलैटरल टाइज को यहाँ पर रिवाइव किया जाना चाहिए। जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर आएंगे इंडिया में, उसके बाद इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर जाएंगे चाइना में। चाइना ये चाहता है जो ब्रिक्स समिट है उसको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी हेड करें। अब ऐसा जो ये चाइना हमें ऑफर दे रहा है कि हम चाइना के साथ बायलैटरल टाइज रिवाइव करें, हमें ऐसा करना चाहिए, या अगर हम करें भी तो क्या कंडीशंस रखें हम चाइना के सामने, तो वो सब अभी हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो द लाइकलीहुड दैट चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ई माइट ट्रेवल टू इंडिया एज अ पार्ट ऑफ अ मल्टी नेशन स्विंग थ्रू साउथ एशिया लेटर दिस मंथ। तो इससे जो इंडिया चाइना रिलेशंस पिछले 2 साल से प्रॉब्लमेटिक फेज में है, अब उसका कहीं ना कहीं हमें सोल्यूशन दिख रहा है। तो इफ़ इट टेक्स प्लेस इट वुड बी द फर्स्ट हाई लेवल विजिट बिटवीन द टू कंट्रीज। जब से ये यहाँ पर लद्दाख इंसिडेंट हुआ उसके बाद से ये पहली हाई लेवल विजिट होगी बिटवीन द टू कंट्रीज़। अब देवसांग प्लेन्स में अभी भी हम उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं जो कि हम पहले कर पा रहे थे इस इंसिडेंट से पहले। तो अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड हमने देखा कि गलवान इंसिडेंट हुआ ईस्टर्न लद्दाख में, यहाँ पर हम अभी भी देवसांग प्लेन्स में उन पेट्रोलिंग पॉइंट्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे जिनको हम पहले कर पा रहे थे। तो अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड एनी पीसफुल एंगेजमेंट स्पेशली एट द पॉलिटिकल लेवल बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज़ ऑलवेज वेलकम, ताकि जो रिलेशनशिप्स हैं वो यहाँ पर इम्प्रूव हो पाए। तो जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस ने कल ही रिपोर्ट किया था कि इंडिया और चाइना एक सिविलाइजेशनल डायलॉग बनाए, इसके अलावा इंडिया चाइना फोरम बनाई जाए। बट अब यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम यह है कि यूक्रेन में यहाँ पर वॉर चल रहा है और रशिया उस वॉर में इंगेज है। तो ऐसे में हमें कोई भी स्टेप लेना है तो सोच समझ कर लेना है। तो बीजिंग लाइक दिल्ली बट फॉर डिफरेंट रीजंस इज वॉकिंग एन इंटरनेशनल टाइट रोप। तो जैसे हमने यहाँ पर वोटिंग में अब्सटेन किया, चाइना ने भी वोटिंग में अब्सटेन किया। अब चाइना ने क्यों वोटिंग में अब्सटेन किया? क्योंकि चाइना का ये कहना है कि रशिया हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और हमारी फ्रेंडशिप में कोई भी लिमिट्स नहीं है। अब यहाँ पर चाइना को क्या फ़ायदा हो रहा है रशिया से, वो भी देखने वाली बात है। तो बीजिंग लाइक दिल्ली बट फॉर डिफरेंट रीजंस इज वॉकिंग एन इंटरनेशनल टाइट रोप बिटवीन इट्स नो लिमिट फ्रेंडशिप विद मॉस्को एंड इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जो चाइना है उसको ये भी पता है कि ये जो यूरोपियन यूनियन है ये बहुत बड़ा मार्केट है, तो उसके साथ भी वो अपने रिलेशंस नहीं खराब करना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पर रशिया के फेवर में वोट ना करके अब्सटेन कर रहा है वोटिंग में। बीजिंग इज टू होस्ट द समिट दिस ईयर। तो मैंने आपको बताया जो ब्रिक्स की समिट होगी वो यहाँ पर बीजिंग होस्ट करेगा। इसके अलावा जो रिक की समिट होगी वो भी बीजिंग यहाँ पर होस्ट करेगा और वो चाहता है कि इंडिया इन समिट्स में प्रेजेंट हो। तो हाउएवर फॉर दिल्ली बायलैटरल concerns with Beijing will need to remain the primary agenda of any engagement। लेकिन इंडिया चाइना के रिलेशनशिप वापस से नॉर्मल हो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है, ये जो बॉर्डर के बारे में जो भी डिस्प्यूट उसको सॉल्व किया जाए। तो बट दिल्ली मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ द चाइनीज आउटरीच टू पुश नॉट जस्ट फॉर अ डी एस्केलेशन इन लद्दाख। तो लद्दाख में डी एस्केलेशन हो और डी एस्केलेशन के बाद कोशिश किया जाए ये जो बॉर्डर इशू है सॉल्व हो सके, वरना ये हर साल और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो यहाँ पर बॉर्डर को क्लियरली डिमार्केट करने की ज़रूरत है। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल मच अडू अबाउट अटायर। तो ये हिजाब कंट्रोवर्सी के ऊपर पूरा आर्टिकल और जो कर्नाटका हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके ऊपर यहाँ पर ये आर्टिकल है। Girls in hijab were denied entry into classrooms on the ground that by wearing the headgear they had violated the uniform prescribed by their institution। तो यहाँ पर अगर वो हिजाब पहनकर स्कूल आ रही है इसका मतलब ये है कि जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो उसको वॉयलेट कर रही है। तो इंस्टीट्यूशन की जो यूनिफॉर्म है, जो गाइडलाइंस है वो उसको वॉयलेट कर रही है। द मैटर, अब ये जो मैटर है इसको नेशनल लेवल तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पेरेंट्स और यहाँ पर स्कूल अथॉरिटीज़ मिलकर इस जो भी प्रॉब्लम थी इसको रिजॉल्व कर सकती थी। इंस्टेड हमने क्या देखा, इस पूरे मैटर का पॉलिटिसाइजेशन हो गया। इसके बाद सब लोग यहाँ पर अपना फ़ायदा देखने लग गए। तो विद डिफरेंट रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आउटफिट्स जंपिंग इन द फ्रे विद द रेडिकल एंड एंटागोनिस्टिक पोजिशंस। अब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास राइट है कि वो अपने यहाँ पर जो भी रूल्स हैं वो फ्रेम कर सकते हैं, और वो अगर रूल्स यहाँ पर फ्रेम कर रहे हैं तो वो यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में आएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसेबल होगा। ये मैंने आपको बताया था कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये बात बोली कि स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है और कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसेबल है। बिसाइड्स यूनिफॉर्म्स कांट बी मोर इम्पॉर्टेंट देन एजुकेशन इटसेल्फ। जो गर्ल्स हैं हिजाब में उनका बेसिकली यही कहना था कि जो उनका राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, इसके अलावा राइट टू एजुकेशन है और जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तीनों को ही प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। कर्नाटका गवर्नमेंट का ये कहना था कि हमें यहाँ पर सेकुलर पर्सपेक्टिव मेंटेन करना है, जिसके लिए इंस्टीट्यूशन में एक डिसिप्लिन है, उसके लिए यूनिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक पब्लिक स्पेस है, वैसे ही पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी एक पब्लिक स्पेस है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि वो पब्लिक स्पेस है, उसको सेकुलर होना बहुत ज़रूरी है, उसकी एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो सेम गोज़ फॉर द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो वी लिव इन
live in an era of saffron-clad MPs and ministers. Surely Parliament is as much of a public space as a classroom. तो अगर ये यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो एक पब्लिक स्पेस है, तो उतना ही पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी एक पब्लिक स्पेस है, तो वहाँ पर भी यूनिफॉर्म होना चाहिए. तो एंड अ चीफ मिनिस्टेरियल ऑफिस डिमांड्स एज मच अडेयरेंस टू अ सेक्युलर ड्रेस कोड एज अ क्लासरूम. तो यहाँ पर गर्ल्स को सिर्फ इसलिए सिंगल आउट कर दिया जाए क्योंकि वो हिजाब पहन रही हैं, तो ये आउटराइट डिस्क्रिमिनेटरी है और ये यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है. अब ये सब कुछ ऑथर का व्यू पॉइंट है. अब यहाँ पर जो हिजाब पहनना है, कर्नाटका हाईकोर्ट का ये कहना था कि ये असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम में. तो ऑथर ने भी यहाँ पर नोटेबली एक स्कॉलर को कोट किया, इस्लामिक स्कॉलर को, और उनका भी यही मानना है ये जो हिजाब पहनना है ये यहाँ पर इस्लाम में एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है. ये इस्लाम में एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन बेसिकली जो पेट्रियार्की है उसको एम्बेड करने के लिए इसको यहाँ पर एसेंशियल प्रैक्टिस बनाने की कोशिश की गई मुस्लिम कम्युनिटी में. तो ऐसा इसीलिए देखने को मिला क्योंकि मुस्लिम सोसाइटीज़ में कभी भी सोशल रिफॉर्म हुआ ही नहीं. तो साउथ एशिया की मुस्लिम सोसाइटीज़ में सोशल रिफॉर्म नहीं हुआ, उसकी वजह से जो पेट्रियार्की है उसको रिलीजन की तरह दिखाया जाने लगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हिजाब पहना ये एक पेट्रियार्कल माइंडसेट दिखाता, लेकिन इसको ऐसे दिखाया गया कि जैसे ये रिलीजन ने ये फोर्स किया कि आपको यहाँ पर हिजाब पहनना है. तो पर्टिकुलरली व्हेन रिलीजन इज मेड इनटू अ सॉर्ट ऑफ रॉकेट साइंस वेयर ओनली द होली मैन हैव अथॉरिटी इन द ऑर्थोडॉक्स वर्ल्ड व्यू द बर्डन ऑफ द सो कॉल्ड इस्लामिक आइडेंटिटी. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस्लामिक आइडेंटिटी मेंटेन करने का जो बर्डन है वो यहाँ पर विमेन के ऊपर फोर्स किया जा रहा है. अब फंडामेंटल कुरानिक वैल्यूज़ तो ये हैं कि जस्टिस होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, विजडम होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा. सब लोग यहाँ पर रिलीजन की आउटवर्ड अपीयरेंस के ऊपर फोकस करें कि अगर आप हिंदू हो तो आपको ऐसा दिखना चाहिए, आप अगर मुस्लिम हो तो आपको ऐसा दिखना चाहिए. लेकिन वो यहाँ पर जो कोर वैल्यूज़ की बात है कि रिलीजन क्या सिखाता है, रिलीजन आपको एक अच्छा इंसान बनना सिखाता, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा. सब लोग यहाँ पर आउटवर्ड अपीयरेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं. अब जो वेल है वो एक सिंबल है पेट्रियार्कल कंस्ट्रक्ट का, ना कि इंट्रिंसिक है टू इस्लाम. द प्रैक्टिस ऑफ सेकुलरिज्म हैज़ नो डाउट. अब सेकुलरिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए. किसी भी देश की फैब्रिक को मेंटेन करने के लिए सेकुलरिज्म ज़रूरी है, लेकिन सेकुलरिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीपली फ्लॉड है इंडिया में. तो प्रैक्टिस ऑफ सेकुलरिज्म हैज़ नो डाउट बीन डीपली फ्लॉड इन आर पॉलिटिक्स एंड फिजर्स अलॉन्ग रिलीजियस लाइन्स. और इसका ही फ़ायदा उठा के यहाँ पर हम पॉलिटिसाइजेशन देखते हैं इतने छोटे इशूज़ का भी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब इम्पॉर्टेंट क्या है, ऐसे में क्या किया जाना चाहिए. तो यहाँ पर हिंदूज़, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन को यहाँ पर ज़रूरत है ये जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, हेट की, इसको रिजेक्ट किया जाए और सारी कम्युनिटीज़ यहाँ पर पीसफुल को एग्जिस्टेंस में रहें, टॉलरेट रहें, एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें. रिलीजियोसिटी मस्ट बी कन्फाइंड टू द प्राइवेट रियल्म. ओवर डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है. पॉलिटिकल रिलीजन हमने देखा, पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियस देश है, अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा रिलीजियस देश है, और हम देख रहे हैं कि उन कंट्रीज़ में क्या चल रहा है. तो पॉलिटिकल रिलीजन इन आर नेबरहुड इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान हैज़ रीक्ड हैवॉक इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. और हम ये नहीं चाहते कि जहाँ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो रहा है वो इंडिया में रेप्लिकेट हो. तो ऑल गर्ल्स मस्ट बी इन स्कूल विद और विदाउट हिजाब, क्योंकि अगर गर्ल्स एजुकेटेड होंगी तभी वो यहाँ पर एम्पावर्ड होंगी. तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि जो एक्सेस है गर्ल्स एजुकेशन को वो यहाँ पर बढ़ाया जाए, इंक्लूडिंग हायर एजुकेशन, और पब्लिक रिसोर्सेज को, इसके अलावा जुडिशरी के टाइम को ऐसे वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए कि एक इशू को आउट ऑफ प्रोपोर्शन इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया जाए. तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया हो. फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ये हम डिस्कस नहीं करेंगे. कोई IIM रोहतक के डायरेक्टर हैं, उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, फिर भी वो यहाँ पर डायरेक्टर है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे. आगे हम चलते हैं. शूटिंग काफ्का एंड कीव, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे. नेटो ब्लेंडर स्क्वाड लेसन्स, ये हम डिस्कस कर सकते हैं. अब व्लादिमीर पुतिन के ऊपर ये चल रहा है. व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि ये वॉर है ही नहीं है, ये वॉर नहीं है, ये तो हम एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं यूक्रेन में. तो व्लादिमीर पुतिन इम्प्रिजन्स एनीवन हु कॉल्स द इन्वेजन अ वॉर. उनका ये कहना है कि ये तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, जैसे कि इंडिया ने हैदराबाद में किया था 1948 में. अब यहाँ पर नेटो के क्या क्या ब्लंडर है, इसके अलावा वेस्ट कम्युनिटी के क्या क्या ब्लंडर है. तो व्हाट शुड हैव ब्रॉट पुतिन टू द नोटिस ऑफ द वेस्ट वर हिज फर्स्ट 2 अचीवमेंट्स. अब जो वेस्ट के नोटिस में पुतिन कब आना शुरू हुए, तो पुतिन ने 2 ऐसे अचीवमेंट्स किए जिसकी वजह से वेस्ट को समझ आ गया था कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑटोक्रेटिक लीडर है. जैसे कि उन्होंने रशिया को GDP को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया गया था और जो ऑयल प्रोडक्शन उसको यहाँ पर स्टेबलाइज कर दिया था. तो द स्टेबलाइजेशन एंड द इंक्रीज इन ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट दैट ह्यूजली इंक्रीज द रशियन GDP. तो जब से यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट बने थे उसके बाद से ही रशिया की GDP बढ़ने लगी थी. इसके अलावा जो चेचन्या रिवॉल्ट है, तो आपके चेचन रिवॉल्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसका इन्होंने सप्रेशन किया था. तो बेसिकली जो इतना बड़ा रिवोल्ट था, इतने टाइम तक चलता रहा, पुतिन ने इसको सप्रेस किया था. तो ये 2 सबसे बड़े अचीवमेंट्स थे पुतिन के. उसके बाद को समझ आ गया था वेस्ट को कि रशिया जो है वो आगे बढ़ सकता है, हमें इसको काउंटर करना पड़ेगा. तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट एज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ग्रू, यूरोप और ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस को ये लगने लगा कि सबको यहाँ पर यूरोपियन यूनियन बनाने की ज़रूरत है.
लेकिन इसकी वजह से ही ये जो नेटो का एक्सपेंशन हो रहा था, यूरोपियन यूनियन को और ज़्यादा बड़ा बनाया जा रहा था, उसकी वजह से ही जो पुतिन है उनकी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती जा रही थी। तो व्हाट इज़ द कार्डिनल एरर मेड बाय नेटो, और हमें समझ आ रहा है कि नेटो को ही ज्वाइन करने की ज़िद थी ज़ेलेंस्की की, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि ये वॉर हुई है। तो व्हाट कैन द क्वाड लर्न फ्रॉम दिस अननेसेसरी वॉर, अब क्वाड इससे क्या सीख सकता है, ये नेटो ने जो ब्लंडर्स किए उससे क्वाड क्या सीख सकता है। तो यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक है ये कोई कॉन्टिनेंटल यूरोप तो है नहीं, तो अगर इंडो पैसिफिक में कभी वॉर हुई तो वो मैरीटाइम वॉर होगी, वो कॉन्टिनेंटल वॉर तो नहीं होने वाली है। तो अगर मैरीटाइम वॉर होगी उसके लिए क्या ज़रूरत है, मैरीटाइम स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, स्पेस एसेट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर इंडो पैसिफिक में कोई वॉर होती है तो उसके लिए मैरीटाइम स्ट्रैटेजी और स्पेस एसेट्स की ज़रूरत है। अब ये जो क्वाड है ये इंडो पैसिफिक के लिए बना है, लेकिन क्वाड को कोई ये नहीं बोलता है कि इंडो पैसिफिक, मतलब क्वाड को बेसिकली ऐसा दिखाया जाता है कि ये डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग है। तो यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि इसको डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, चाइना को अपीस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वाई इज़ द क्वाड अपीजिंग बीजिंग, तो वो ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्वाड में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस लेकर आने की ज़रूरत है, अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली जिस काम के लिए क्वाड बना है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि हम कोविड की वैक्सीन बांटेंगे, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करेंगे, तो ऑथर का यही कहना है जो क्वाड का मेन ऑब्जेक्टिव है उससे क्वाड यहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वाड क्या है, नेवल एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करे, जिसके लिए कंटिन्यूस कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, कमांड ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, सेक्रेटेरिएट की ज़रूरत है, जो कि तब नहीं हो पाएगा जब तक क्वाड एक डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग रहेगा। तो ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि क्वाड एक डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग नहीं है। इंडिया सीज इट इज़, अब यहाँ पर चाइना को इंडिया कैसे देखता है, तो इंडिया यही मानता है चाइना एक एग्रेसर है जो कि एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी रखता है। इसके अलावा यूएस कैसा मानता है चाइना को, तो यूएस के लिए चाइना एक हेजेमोनिस्टिक कॉम्पिटिटर है, और जापान और ऑस्ट्रेलिया भी वही आइडियोलॉजी शेयर करते हैं जो कि यहाँ पर यूएस शेयर करता है। तो ग्रेट मैरीटाइम स्ट्रेंथ ऑफ द क्वाड इज इट्स फोर्स ऑफ मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जो कि जापान और यूएस पर्टिकुलरली रिच है इन रिसोर्सेज में। इंडिया के पास फोर्स है P-81 की, जो कि सब्सटेंशियल है। तो हमें मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके लिए यहाँ पर कमांड स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, ना कि ये बताने की ज़रूरत है कि क्वाड एक यहाँ पर डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऑथर ने यही बोला है जो इररिलेवेंट यहाँ पर ग्रुपिंग बनाई जा रही है और क्वाड का उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोविड, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स, ये करने की ज़रूरत नहीं है। रिपल इफेक्ट रिफॉर्म, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट से कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है इकॉनमी पे। अब लैंड रिकॉर्ड के लिए क्या क्या किया जा रहा है, लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए इंडिया में, तो इंडिया में क्या किया जा रहा है, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज किया जा रहा है। तो एनी रिफॉर्म और इनिशिएटिव दैट स्ट्रेंथन्स लैंड गवर्नेंस इंपैक्ट्स द इकोनॉमी पॉजिटिवली एंड हैज़ अ ट्रिपल इफेक्ट अक्रॉस सेक्टर्स। तो यहाँ पर डिजिटाइजेशन किया जा रहा है लैंड रिकॉर्ड्स का, ई प्रोक्योरमेंट हो रहा है व्हीट और पैडी का। इसके अलावा जो फूड क्रॉप जोन है, फूड ग्रेन है, उसका यहाँ पर असेसमेंट आसानी से हो सकता है अगर सब कुछ यहाँ पर डिजिटाइज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट किसके लिए 3 इनिशिएटिव्स हैं, वो हम 3 इनिशिएटिव डिस्कस करेंगे। पहला है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जैसे आधार होता है किसी पर्सन का, तो वैसे ही लैंड के लिए ये नंबर होगा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे किसी भी प्लॉट को उस नंबर से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दूसरा क्या है, तो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री सिस्टम, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम, जहाँ पर सारे लैंड्स को रजिस्टर किया जाएगा। तीसरी बात, ये जो डेटा होगा इनको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो द थर्ड इनिशिएटिव इज ट्रांसलिटरेटिंग द लैंड रिकॉर्ड्स इन एनी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति है, उसको तमिलनाडु के लैंड रिकॉर्ड्स को देखना है तो वो अपनी लैंग्वेज में देख सकता है। The objective is to break the linguistic barriers in land records. Presently, land records are largely in regional languages. तो यहाँ पर जो linguistic barrier है उसको solve करने के लिए ये तीसरा स्टेप लिया गया है, जो कि ये है कि जो भी यहाँ पर land records हैं उनको सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सकता है। साइक्लोन आसानी जो कि डेवलप हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, और ये जो आसानी है ये नाम दिया है श्रीलंका ने। तो ईयर्स फर्स्ट साइक्लोन इज सेट टू डेवलप इन बे ऑफ बंगाल अराउंड March 21। आगे हम चलते हैं। यूएस रेट हाइक इन द मार्केट्स। तो यहाँ पर यूएस में रेट हाइक देखने को मिली है जिसकी वजह से लोन्स महंगे हो जाएंगे। तो ऑन वेंसडे द यूएस फेडरल रिजर्व डिसाइडेड टू हाइक द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पर ऐसा क्यों किया है यूएस के बैंक ने, तो बेसिकली इसीलिए किया है क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन हो रखा है बहुत ज़्यादा। तो वाइल दिस वॉज द फर्स्ट टाइम हाइक बाय द फेड इन 3 years। इसके बाद इसमें ये बताया गया कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में अपना क्या स्टांस रख सकता है, आरबीआई का क्या स्टांस हो सकता है कि आरबीआई भी यहाँ पर रेपो रेट बढ़ा देगा। तो जब आरबीआई करेगा तब अभी हम देख लेंगे, हम यहाँ पर कोई भी एस्टिमेशन नहीं करने वाले हैं। अब इससे नुकसान क्या हुआ कि यूएस ने अपना यहाँ पर हाइक कर दिया है रेट, तो उसकी वजह से ये हुआ है जो यहाँ पर एफपीआई है वो अपना पैसा लेकर इंडिया से बाहर जाने लग गए हैं। तो इन इंटरेस्ट रेट हाइक इन द यूएस रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स एंड इनटू यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आउटफ्लो की वजह से जो हमारा इक्विटी मार्केट है वो यहाँ पर वीक हो रहा है।
फ्रॉम यूएस टू यूक्रेन ड्रोन दैट सर्व्स एज मिसाइल्स। अब यहाँ पर दो टाइप के ड्रोन होते हैं, एक ड्रोन जिनसे मिसाइल्स फायर की जा सकती है, दूसरे ड्रोन जो खुद में एक मिसाइल होते हैं। तो वो ड्रोन्स जो खुद में एक मिसाइल होते हैं उनको कहा जाता है कमीकेज और सुसाइड ड्रोन्स। तो द लेटर कॉल्ड कमीकेज और सुसाइड ड्रोन्स एज पार्ट ऑफ अ ट्रांस ऑफ वेपन्स। तो ये जो वेपन्स है वो यहाँ पर यूएस यूक्रेन को दे रहा है। इन ड्रोन्स को स्विच ब्लेड ड्रोन्स भी कहा जाता है। स्विच ब्लेड ड्रोन्स इनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनके ब्लेड लाइक विंग्स होते हैं वो स्प्रिंग आउट हो जाते हैं लॉन्च पे। इसके अलावा ये अपने ब्लास्ट रेडियस को ऑपरेट भी कर सकते हैं। दैट अलाउज द ऑपरेटर टू एडजस्ट द ब्लास्ट रेडियस। तो अगर वो अपनी ब्लास्ट रेडियस को ऑपरेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो व्हीकल का ड्राइवर उसको टारगेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति वो बच सकता है अगर यहाँ पर ब्लास्ट रेडियस को एडजस्ट कर दिया जाए। तो इतना भी हमें अंदर नहीं जाना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कमीकेज ड्रोन्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने बैरक्तार ड्रोन्स के बारे में पढ़ा था। ये आप बताना बैरक्तार ड्रोन्स कौन से कंट्री के हैं। वाई पार्लियामेंट पैनल क्रिटिसाइज्ड कास्ट बेस्ड नरेगा वेजेस पेमेंट। तो ये कल मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज ने ये बोला है कि जो गवर्नमेंट यहाँ पर नरेगा में वेज ट्रांसफ़र कर रही है तो वो कास्ट के बेसिस पे कर रही है, वैसा करना बंद कर दे। इसकी वजह से जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में आपस में रीसेंटमेंट होता है। तो द पैनल हैज आस्क्ड द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू रीस्टोर द अर्लियर सिस्टम बाय विच अ सिंगल फंड ट्रांसफर ऑर्डर वाज जनरेटेड विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही थी? तो गवर्नमेंट के पास भी इसका रीज़न है। गवर्नमेंट ऐसा इसीलिए कर रही थी ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि किस कम्युनिटी को यहाँ पर कितना बेनिफिट पहुँच रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री द सिस्टम ऑफ कैटेगरी वाइज पेमेंट ऑफ वेजेस वॉज इंट्रोड्यूस टू एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट ऑन द ग्राउंड की वेरियस पॉपुलेशन ग्रुप्स में यहाँ पर कितना फंड पहुँच रहा है। लेकिन इसकी वजह से ये देखा गया कि SC ST को तो यहाँ पर फंड्स मिल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो OBC कम्युनिटी उसको काफ़ी डिले हो रहा है फंड्स मिलने में। बाइडन ब्रांड्स पुतिन अ वॉर क्रिमिनल, मॉस्को डिक्राइज हिज रिमार्क्स। अब कैसे डिसाइड होता है कि कौन वॉर क्रिमिनल है, इसका क्या क्राइटेरिया, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनेवा कन्वेंशंस। 1949 के हैं जेनेवा कन्वेंशंस। जेनेवा कन्वेंशंस एंड देयर एडिशनल प्रोटोकॉल्स और इंटरनेशनल ट्रीटीज जो कि वॉर के समय कुछ कंडीशंस लगाते हैं कि ये आपको नहीं करना, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप यहाँ पर वॉर क्रिमिनल बन जाओगे। तो दे प्रोटेक्ट पीपल हु डू नॉट टेक पार्ट इन द फाइटिंग। तो यहाँ पर सिविलियंस के ऊपर आपको अटैक नहीं करना है, जो मेडिकल वर्कर्स हैं उनके ऊपर आपको अटैक नहीं करना है, जो यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं उनके ऊपर आपको अटैक नहीं करना है। इसके अलावा वो लोग जो कि यहाँ पर लड़ नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई सोल्जर है लेकिन वो यहाँ पर घायल हो गया तो उसके ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते हैं। दोज हु कैन नो लॉन्गर फाइट, तो इनके ऊपर अटैक नहीं करना है। इंडिया जेनेवा कन्वेंशन की पार्टी है। तो जेनेवा कन्वेंशन आपको क्लियर हो गया कि बारबेरिटी ऑफ वॉर में कुछ लिमिटेशंस कि आप किन के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो सिविलियंस के ऊपर नहीं कर सकते, मेडिकल वर्कर्स के ऊपर नहीं कर सकते। इंडिया इस जेनेवा कन्वेंशन की पार्टी है। अब क्राइटेरिया क्या है कि कैसे पता चलेगा? तो टू डिसाइड वेदर एन इंडिविजुअल और अ मिलिट्री हैज कमिटेड अ वॉर क्राइम, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ने 3 प्रिंसिपल्स इसके दिए। पहला डिस्टिंक्शन, तो इट इज़ इलीगल टू टारगेट ऑब्जेक्टिव्स जहाँ पर सिविलियन लाइफ का लॉस हो सकता है। तो उस एरिया में जहाँ पर रेजिडेंशियल पॉपुलेशन रहती है तो वहाँ पर आपको अटैक नहीं करना है। दूसरी बात प्रोपोर्शनलिटी, अगर आपका कोई एक सोल्जर मरा है उसके रिटेलिएशन में आप पूरी जगह यहाँ पर बॉम्बार्डिंग कर दे तो वो आपको नहीं करना। तो प्रोपोर्शनलिटी प्रोहिबिट्स आर्मीज फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू एन अटैक विद एक्सेसिव वायलेंस। तीसरी बात प्रिकॉशन, तो यहाँ पर प्रिकॉशनरी रहना है कि सिविलियन पॉपुलेशन को ज़्यादा नुकसान ना हो। अब वॉर क्राइम्स क्या होते हैं? तो वॉर क्राइम्स है डिफाइंड एज सीरियस वॉलेशंस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉज ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। तो जेनेवा कन्वेंशन में यहाँ पर बताया गया कि बारबेरिटी ऑफ वॉर में लिमिटेशंस हो, उसके लिए यहाँ पर आपको क्या नहीं करना। तो आपको सिविलियंस के ऊपर अटैक नहीं करना, आपको मेडिकल वर्कर्स के ऊपर अटैक नहीं करना, आपको यहाँ पर जो एड प्रोवाइड करा रहे हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करना है। तो डेफिनेशन कहाँ पर है वॉर क्राइम्स की? तो रोम स्टैट्यूट ऑफ द ICC यहाँ पर बताता है कि वॉर क्राइम्स की डेफिनेशन क्या होगी। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया जो इंडिविजुअल्स हैं उनको यहाँ पर लायबल ठहराया जाएगा फॉर द एक्शंस ऑफ स्टेट और इट्स मिलिट्री। फॉर एग्जाम्पल अगर रशिया यहाँ पर वॉर क्राइम कर रहा है तो इसके लिए यहाँ पर पुतिन को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो वॉर क्राइम्स आर डिफाइंड एज अकरिंग इन अ डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट और अ वॉर बिटवीन 2 स्टेट्स। अब वॉर क्राइम्स और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में क्या डिफरेंस होता है? तो वॉर क्राइम तभी हो सकती है जब 2 कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो रही हो, लेकिन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी तब भी हो सकता है जब फॉर एग्जाम्पल एक ही कंट्री की मिलिट्री अपने ही लोगों के अगेंस्ट यहाँ पर जेनोसाइड करवाने लग गया या अपने ही लोगों के अगेंस्ट यहाँ पर एक्ट करने लग जाए, तो यहाँ पर होगा वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी तब भी हो सकता है जब कंट्री यहाँ पर वॉर में एंगेज ना हो। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि डिसाइड करता है कि कोई वॉर क्रिमिनल है या नहीं है, ये परमानेंट जुडिशियल बॉडी है जो कि 1998 के रोम स्टैट्यूट ऑफ द ICC से बनी थी। इसके हेडक्वार्टर है हेग नीदरलैंड्स में। जो मेंबर्स तो 123 नेशंस इसके मेंबर हैं। USA, चाइना, रशिया और इंडिया इसके मेंबर नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ICC के मेंबर कौन नहीं है? तो USA, चाइना, रशिया, इंडिया इसके मेंबर नहीं है। अब जूरिसडिक्शन किसके ऊपर होता है ICC का? तो जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड द क्राइम ऑफ एग्रेशन। आगे चलते हैं। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का एक मिशन था रॉसकॉस्मोस के साथ, रशिया स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन एक्सोमार्स, जो कि इन्होंने सस्पेंड कर दिया था। यूरोप रोवर मिशन टू मार्स सस्पेंडेड। यहाँ पर हम इकोनॉमी पेज पर डिस्कस करेंगे। तो इंडिया और रशिया यहाँ पर सोच रहे हैं ये जो ऑयल की
डील है वो यहाँ पर रुपए रूबल में कर ली जाए, क्योंकि यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर डॉलर में ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते। तो सेंटर इज इन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट अ रुपए रूबल अरेंजमेंट विद रशिया टू अलाउ ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज टू कंटिन्यू, रुपए रूबल में यहाँ पर ट्रेड हो सके। लेकिन अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन रुपए और रूबल बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है। रूबल तो बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन जो इंडिया की करेंसी है वो भी डिप्रिशिएट हो रही है। 74 थी, कुछ 77 तक पहुँच गई है। तो उसकी वजह से क्या करेंगे दोनों कंट्रीज, तो ऑफिशियल एडेड द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज कुड बी बेस्ड ऑन द रेट विद द थर्ड करेंसी, ताकि यहाँ पर डिप्रिसिएशन का हमें ज़्यादा फर्क ना दिखे और यहाँ पर स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड हो सके। यूक्रेन में क्रिप्टो लीगलाइजेशन के ऊपर काम किया जा रहा है। अब यूक्रेन का जो क्रिप्टो एक्सचेंज है वो है कूना। तो कूना क्या है, आपको बस ये आइडिया होना चाहिए वर्ड एसोसिएशन की कूना जो है वो यूक्रेन का फर्स्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।